सो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं HTML फॉर्म्स। HTML फॉर्म्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं। सो HTML फॉर्म सिंपली समझ लो, HTML फॉर्म जो होते हैं, जो फॉर्म में कुछ कुछ एलिमेंट्स कंटेन करते हैं और हर एक एलिमेंट एक फील्ड कंटेन करता है, जो फील्ड कुछ वैल्यू या कोई भी फॉर्म ऑफ डेटा स्टोर करे, जिसको हम लोग फील्ड वैल्यू भी बोलते हैं। सो मेनली वेबसाइट में HTML फॉर्म्स क्यों यूज़ होते हैं, या तो कॉन्टैक्ट फॉर्म हो सके, या तो कोई जैसे कि ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर रिसीव करने के लिए, कोई मैसेज रिसीव करने के लिए। जैसे देखे होगे, कोई वेबसाइट पे जाते होगे तो वहाँ फीडबैक फॉर्म होता है, कॉन्टैक्टस फॉर्म होता है। तो वो जो जितना भी एलिमेंट है वो HTML फॉर्म्स को यूज़ करके बनाया जाता है, ठीक है। और अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ वेब फॉर्म क्या क्या होते हैं। डिफरेंट, जैसे कि यूज़र एंटर और सिलेक्ट अ फील्ड यूजिंग फॉर्म कंट्रोल। जैसे कि फॉर्म में डिफरेंट एलिमेंट होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट को सिलेक्ट करने का डिफरेंट तरीका होता है। तो उसी में कुछ को उसको बोलते हैं फॉर्म कंट्रोल्स और एलिमेंट, जिसमें फॉर्म स्लैश कंट्रोल जो एलिमेंट होता है इंक्लूड करता है, जैसे कि बटन्स, चेकबॉक्स, जिसमें देखते हो चेकबॉक्स यानी कि जिसमें टिक लगाते हो, टेक्स्ट फील्ड जो टेक्स्ट स्टोर करता है, रेडियो बटन जो क्विज़ वाले फॉर्म में देखते हो एक बटन भी सिलेक्ट होता है। अगर 4 ऑप्शन है तो कोई एक सिलेक्ट करोगे तो सर्कल सा होता है बटन, उसको रेडियो बटन बोलते हैं। और एक ड्रॉप डाउन बटन जो देखते होगे कि क्लिक करने पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो उसको ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ बोलते हैं। तो ये कुछ फॉर्म कंट्रोल्स के पार्ट होते हैं। और अ फॉर्म यूजुअली एक सबमिट बटन कंटेन करता है, जो इन द लास्ट फॉर्म फिलअप करने के बाद, वो सबमिट बटन क्लिक करने के बाद जितने भी डेटा होते हैं वो सर्वर पे सेंड कर देते हैं, या तो बैकएंड या तो यूज़र के पास शेयर कर देते हैं सिंपली। अब देखो, अब डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। डिफरेंट कंट्रोल एलिमेंट्स जैसे कि इनपुट बॉक्सेस हो जाता है, जो कोई भी इनपुट वैल्यू लेता है, जैसे कोई भी या टेक्स्ट हो सकता है या न्यूमेरिकल हो सकता है। ऑप्शंस बटन होते हैं, जैसे मैं बताया, रेडियो बटन जिसको बोलते हैं, फॉर सिलेक्टिंग अ सिंगल ऑप्शन। और इसमें फिर होता है सिलेक्शन लिस्ट फॉर, जैसे कि ड्रॉप डाउन मेन्यू, एक जैसे कि मान लो कंट्री कोड का लिस्ट होता है, तो कंट्री कोड सिलेक्ट करने को जैसे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे कंट्री कोड का लिस्ट आ जाता है, तो उसी को ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं। चेक बॉक्सेस होता है स्पेसिफिक, मतलब यस और नो वाले आंसर के लिए, और टेक्स्ट एरिया होता है जिसमें सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज HTML फॉर्म्स। अब जो HTML फॉर्म्स होते हैं, जो HTML में हम लोग क्रिएट करते हैं, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि कैसे एक फॉर्म बिल्डअप होता है फ्रॉम एंड टू स्टार्ट। जैसे HTML में था, जैसे HTML टैग्स, ओपन टैग यूज़ होता है, फिर क्लोज टैग से क्लोज होता है, वैसे ही फॉर्म में भी है कि फॉर्म में भी कुछ सेट ऑफ रूल्स है जिससे हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ओपन टैग है फॉर्म, जो फॉर्म को बिगिन, जहाँ से हम लोग का फॉर्म स्टार्ट होता है, और उसके अंदर जो भी एलिमेंट हो गया जो इनपुट टैग के अंदर आता है, और फिर जब लास्ट होता है तो वो क्लोजिंग टैग से फॉर्म क्लोज कर दिया जाता है। मैं अभी प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कैसे क्या करते हैं, वो दिख जाएगा, ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा क्लियर आइडिया आ जाएगा तुम लोग। जो फॉर्म्स होते हैं सिंपली फॉर्म्स और जो सर्वर बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, वो बेसिक आइडियाज़ बताता हूँ क्या होता है। फॉर्म्स जो होते हैं सिंपली उन लोगों का काम क्या है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन, जब वो कलेक्ट करते हैं तो सिंपली वो इन्फॉर्मेशन वो बैकएंड सर्वर पे डाल दिया जाता है, मतलब एडमिन यूज़र के पास, जो मेन वो सर्वर जो सॉफ्टवेयर का हैंडल कर रहा है, तो उसके पास वो तुम्हारा डेटा चला जाता है। जैसे कोई कॉन्टैक्ट अस में फॉर्म दे तो अपना डिटेल, नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर जो भी डाले और सबमिट किए, तो ऑटोमेटिक आफ्टर सबमिशन द डेटा विल गो बैक टू द बैकएंड एंड देयर योर डेटा विल बी स्टोर्ड। और जो जितने भी डेटा स्टोर्ड होते हैं और एनालाइज होते हैं बैकएंड में, वो सर्वर के थ्रू किया जाता है सर्वर के थ्रू। और सिंपली फॉर्म को अभी डायनेमिक क्रिएट करने के लिए उस पर, जैसे कि
यूज़र रिएक्ट कर सकता है, अपना इनपुट दे सकता है, जैसे कंपनीज रिप्लाई कर सकते, तो उससे और डायनेमिक, जैसे देखते होगे ट्विटर का ऑप्शन, ट्विटर में जो कमेंट सेक्शन वो पे वहाँ पे जाते ही जैसे कमेंट करते हो एक थ्रेड बनता है, फिर आता है कोई और रिप्लाई करता है, उसी तुम्हारे कमेंट के अंदर थ्रेड बना जाता है। तो ऐसे सिंपली अगर फॉर्म सबमिट कर रहे और उस पर वो जैसे कंपनी को सबमिट किया, वो कंपनी रिस्पॉन्स की, तो सिंपली वो क्या होगा, एक तरह का डायनेमिक फॉर्म बन जाएगा, जिससे यूज़र को भी पता चलता रहेगा क्या हो रहा है बैकएंड से, और कंपनी को तो यूजुअली वो पता ही है। तो इससे एक डायनेमिक और एलिगेंट फॉर्म जो यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा होता है वो बनता है, जो यूज़र ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, और जो फॉर्म जो होते हैं सर्वर बेस्ड प्रोग्राम, वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं सिंपली बोल लें, जैसे कि ऑनलाइन डेटाबेस, जो बैकएंड सर्वर होता है एक डेटाबेस कंटेन करता है, जो जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनके डेटा को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। दूसरा क्या है सर्वर बैकएंड का, जैसे कि ऑनलाइन कैटलॉग होता है, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब जो है उन लोग का एक कैटलॉग होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स हो गया, मेंस वेयर हो गया, किड्स सेक्शन हो गया, तो वहाँ पे वो एक कैटलॉग है, उसके अंदर काफ़ी डिफरेंट टाइप, मतलब उसी से रिलेटेड डेटा अवेलेबल है, तो वहाँ से आप सिंपली जाके खरीद सकते हो। वो भी एक तरह का डायनेमिक सर्वर बेस्ड प्रोग्राम है, सर्वर के थ्रू ही काम होता है उन लोग का। और जो डायनेमिक वेबसाइट होते हैं ना, देखो वेबसाइट दो टाइप के होते हैं, जो पहले आज से बहुत पहले ना दो स्टैटिक वेबसाइट होते थे, यानी कि एक बार डेटा उस पर जो बन गया वो तुमको फिर से स्क्रैच से कोड लिख करके फिर सर्वर पे डालना होगा, तब जाके वो कुछ नया डेटा अगर अपडेट करना हो तो वैसा हो सकता है। नहीं, तो अब क्या हुआ, अब जितने भी वेबसाइट होते हैं डायनेमिक होते हैं, उस बैकएंड से ही सब डेटा ऑटोमेटिक, अगर हमको वेब पेज का नेम चेंज करना है या कुछ डेटा उसमें से हटाना है, कोई नया डेटा ऐड करना है, तो सिंपली बैकएंड के सर्वर से ऑटोमेटिकली वो उस पर कर सकते हैं, मतलब बहुत यूज़र फ्रेंडली हो जाता है, और इससे वेबसाइट और डायनेमिक हो जाता है। और इसमें मैसेज बोर्ड भी डाल सकते हैं। मैसेज बोर्ड करने का मतलब ये, जैसे कि यूज़र एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, बात कर सके। सिंपली कहो फोरम का, जैसे रेडिट है, रेडिट भी एक तरह का फोरम, ऑनलाइन बेस्ड फोरम है, जिसपे यूज़र जाता है, कुछ पोस्ट करता है, फिर रिप्लाई होता है, वो एक कन्वर्सेशन बिल्डअप होता है, वो एज अ होस्टिंग एक फोरम भी क्लियर होता है। ओके, चलो मूव करते हैं। जो इसमें कुछ पार्ट्स आते हैं फॉर्म्स सर्वर बेस्ड प्रोग्राम में, और भी कुछ पार्ट्स आते हैं, जैसे कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ना, जैसे फॉर्म हो गया या कोई एक वेबसाइट हो गया, सिंपली समझो, तो जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसके सर्वर पे रन करता है, वो लोकली नहीं चलता है। जैसे कि जब भी तुम कभी वेबसाइट बनाओगे ना और उसको रन करोगे, तो तुम्हारे लोकल होस्ट पे काम करेगा, यानी कि तुम्हारे लैपटॉप के ही सर्वर, मतलब लैपटॉप में ही काम करेगा। उसको तुम लैपटॉप के बाहर, मान लो किसी तुम ब्राउज़र में खुलता है, तो एक लोकल होस्ट करके एक आईपी आता है, तो वो तुम्हारे लोकल होस्ट में ही काम करेगा। जब तक तुम उसको पब्लिश सर्वर पे अपलोड ना कर दो, तब तक वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगा, वो सिर्फ तुम्ही को एक्सेसिबल होगा। तो जब कोई प्रोग्राम बनता है तो लोकल की जगह वो सर्वर पे रन करता है, और उस सर्वर पे रन करने के लिए कुछ परमिशंस होते हैं जो एडमिन के पास होता है, जो मेन सर्वर का कहो तो मेन सर्वर का जो एडमिन होता है वो क्रिएट कर सकता है, उसको एडिट कर सकता है, मतलब उसके पास फुल पोटेंशियल पावर होता है कि वो बैकएंड के साथ डेटा अपडेट और ये सब कर सकता है। और इसमें एक, अगर ये एक्सेस पब्लिकली भी दिया जाए तो इससे कुछ काफ़ी इशू हो सकता है, इसीलिए कुछ जो एक्सेस होता है वो सिंपली एडमिन के ही पास होता है, वो सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास एडमिन आईडी हो। ठीक है, तो इससे काफ़ी चीज़ होता है, जैसे कि सिक्योरिटी रिस्क होता है। अगर मान लो डायरेक्ट एक्सेस किसी को वेबसाइट का मिल गया, तो कोई भी कंपनी का वेबसाइट वो मान लो हैकर को मिल गया, तो वो सिंपली उसका डेटा ब्रीच हो सकता है, हैक हो सकता है, काफ़ी लॉस हो सकता है। तो इस कारण सम restriction will be there for the security purposes. So let's अब जब फॉर्म्स का बात करते हैं तो, और सर्वर बेस्ड प्रोग्राम, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर क्या होते हैं, सर्वर बेस्ड प्रोग्राम क्या होते हैं,
वो भी बात करते हैं। जैसे कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है जिसको CGI स्क्रिप्ट बोलते हैं, जो मेनली CGI स्क्रिप्ट ये बैकएंड में जैसे ऑटोमेटेड टास्क के लिए होता है। जैसे ऑटोमेटेड टास्क हो गया, जैसे वेबसाइट डेटा स्क्रैपिंग हो गया, वैसे ही CGI स्क्रिप्ट होता है ऑटोमेशन के लिए। ASP हो गया, कोल्ड फ्यूज़न हो गया, C++ हो गया, PHP हो गया, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट हो गया। तो ये जितने भी है ये एक टाइप के स्क्रिप्ट है जिससे हम लोग सर्वर बेस्ड प्रोग्राम को राइट करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं जो सर्वर पे रन कर सके। जैसे बहुत लोग PHP जानते होंगे, C++ जानते होंगे, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट जानते होंगे। और वेब सर्वर कभी कभी कुछ वेब सर्वर भी होता है जैसे कि जो स्मॉल टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को ही अलाउ करते हैं। जैसे दीज आर सम फेमस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस like they use also Python, Node.js nowadays. So ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को हम लोग यूज़ करके सर्वर साइड प्रोग्राम बना सकते हैं, और आने वाले टाइम में बताया जाएगा कैसे बनाया जाता है। अभी ये सिंपली इंट्रोडक्शन है, आगे मूव करते हैं। अब दिखाते हैं कैसे भी किसी पे होस्ट जाता है, मतलब कैसे एक फॉर्म काम कर रहा है, ठीक है ना, HTML में कैसे काम कर रहा है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन, ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, नहीं तो बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा। ऊपर में बस बता देता हूँ। जैसे कोई भी HTML फॉर्म होता है ना, तो फॉर्म कुछ जब नेटवर्किंग पर होगे ना तब पता चलेगा पोस्ट क्या होता है, अपडेट क्या होता है, डिलीट मेथड क्या होता है, क्रिएट क्या होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं जो हम लोग नेटवर्किंग में यूज़ होता है। तो यहाँ देखो सिंपली ये जो है, यहाँ देख रहे हो फॉर्म एक मेथड लिया है, मतलब क्या मेथड, पोस्ट यानी कि हमको सर्वर पे डाल देना है। और क्या एक्शन है, तो ये इस एड्रेस पे हमको डालना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर ईमेल एड्रेस इज jsmith@temple.edu, यू शुड एंटर फॉर्म। देखो जब अगर मान लो कि तुम्हारा ईमेल आईडी है तो उसमें क्या डालोगे, फॉर्म मेथड पोस्ट मतलब तुम्हारे डेटा को वो बैकएंड सर्वर पे डाल देगा आफ्टर जैसे सबमिट बटन क्लिक करोगे। तो एक्शन है देखो www.cgibin मेल फुल लिंक के साथ वो सबमिट कर देगा, तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा डेटा होगा वो बैकएंड सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। ज़्यादा अभी मत सोचो, हाँ प्रैक्टिकल भी अभी बताएंगे कि फॉर्म कैसे बनाया था। अभी एक सिंपली इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ, आगे मैं बताता हूँ कैसे सिंपल एक फॉर्म बनाया जाता है। अब जैसे कि अब डिफाइन करते हैं टेक्स्ट इनपुट क्या होता है। फॉर्म में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से एक टेक्स्ट इनपुट भी होता है। तो टेक्स्ट इनपुट चलो मैं दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं टेक्स्ट इनपुट। जैसे कि देख रहे हो विजुअल स्टूडियो में खोल लिया हूँ और सिंपली यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर ओपन करके रखा हूँ और सिंपली एक मैं वेबसाइट एक HTML फाइल बना रहा हूँ index.html जिसका नाम है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जैसे कि विजुअल स्टूडियो है ना, एक IDE है, और IDE क्या होता है, उसको IDE को बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये एक एडवांस समझो कि नोटपैड ये सब जो पहले HTML ये सब है तो थोड़ा बहुत एडवांस है। इसमें थोड़ा AI यूज़ होता है, इंटेलिजेंस यूज़ होता है जो तुमको कोड राइट करने में बहुत ही ईजी हेल्पफुल होता है, तुम इस पर ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो। तो जैसे कि विजुअल स्टूडियो ना हम लोग को कुछ शॉर्ट हैंड प्रोवाइड करता है। तो एक शॉर्ट हैंड में बताता हूँ, Shift+! तो Shift+! जैसे ही ऑप्शन आ रहा देखो एक्सक्लेमेशन, इसको क्लिक किए तो एक सिंपली हमको बॉयलर प्लेट दे दिया। हमको इतना लिखना ना पड़ेगा, हमको सिंपली मिल गया बॉयलर प्लेट, ठीक है। अब देखो हेड टैग के अंदर ये जो मेटा टैग्स होते हैं, हर्षित बताया होगा किस लिए, ये मेनली ये इस पे हम लोग को नहीं जाना है। ये जो होता है SEO के लिए यूज़ होता है मेनली। SEO UTF कौन सा कोड यूज़ होता है, ये जो कंटेंट है ये डिवाइस का जो विड्थ होता है उसके अकॉर्डिंग साइज़ छोटा बड़ा अपने आप कंटेंट को कर लेता है। और यहाँ पे एक टाइटल टैग होता है जो वेबसाइट का टाइटल को कंटेन करता है। तो अब इसको हम सिंपली सेव किए और लाइव सर्वर ओपन करते हैं, ठीक है। जिसको नहीं दिख रहा होगा मे बी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
नाउ इट्स अब दिख रहा होगा ज़्यादा बेटर। इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे देखो टाइटल टैग है, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, तो मैं यहाँ चेंज करता हूँ HTML फॉर्म्स, ठीक है, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं ब्राउज़र को देखो, यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया, वेबसाइट का HTML फॉर्म्स हो गया, तो वहाँ से हम लोग टाइटल चेंज कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारे ट्रिक्स होंगे जो मैं आगे चल के बताऊँगा कैसे करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। फॉर्म ओपन टैग मैं क्लोज किया, ऑटोमेटिक फॉर्म का ओपन टैग और क्लोजिंग टैग क्रिएट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे बता रहा है, देखो जो एक डिफ़ॉल्ट विड्थ होता है टेक्स्ट फील्ड का, जो इनपुट टाइप लेता है वो 20 कैरेक्टर का होता है। और मैक्स लेंथ ऑप्शन हम आगे उसका बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमको इनपुट फील्ड को हम काफ़ी तरह से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, सिंपली मैं एक इनपुट टैग लेता हूँ, ठीक है। टाइप इनपुट टाइप यानी कि इनपुट में किस चीज़ का किस टाइप का डेटा वो लेगा, तो मैं बोल रहा हूँ टेक्स्ट, ठीक है। और सिंपली मैं इसको क्लोज करता हूँ। और यहाँ से बाकी जो मैं ये सब जो है वो मैं बताता हूँ उसका क्या कर सकते हैं, ठीक है। आगे चल के पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हमको इनपुट टैग मिल गया। अब यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ कुछ भी रैंडम। तो सिंपली हम लोग के लिए इनपुट टैग क्रिएट करते हैं, जिसमें हम लोग को जाके सिंपली कुछ भी डेटा इनपुट कर सकते हैं। अभी ये कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टैटिक पेज है, डायनेमिक अभी कुछ नहीं है, ठीक है। और इसमें जो देखो इनपुट टैग टाइप टेक्स्ट है। अगर मैं सिंपली क्या करता हूँ, टाइप में चेंज करता हूँ, ठीक ना, नंबर, तो ये सिर्फ नंबर वैल्यू को ही इनपुट लेगा। पहले ही इसका टाइप में डिफाइन कर दिया हूँ, तो ये सिर्फ नंबर वैल्यू को ही लेगा। मैं जैसे कि ये देखो, यहाँ पे देखो एकदम ये नंबर वैल्यू को ही यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा एज अ डेटा, ठीक है। तो सिंपली इसको मैं टेक्स्ट रहने दे रहा हूँ अभी तक के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट। अब इसका अगर नेम मैं देता हूँ कुछ कि ये इनपुट किस नेम से डिफाइन होगा, तो मैं डाल देता हूँ टेक्स्ट इनपुट, सिंपली, ठीक है। इससे टेक्स्ट फील्ड एक टेक्स्ट नेम एज ए आइडेंटिटी उसके इनपुट फील्ड को मिल जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब देखो, अब यहाँ डिफरेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट नेम और यहाँ पे साइज़ बता रहा है, यानी कि कितना साइज़ वो कंटेंट कर सकता है डेटा। पहले ही से उस पर हम लिमिट लगा देते, जैसे कि हम साइज़ डाल दिए, ठीक है, 10, सिंपली 10 डालते हैं, ठीक है। सेव कर दिए और देखते हैं क्या करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो, अब जब ये जो डेटा जितना भी ले रहा है ना, सिंपली देखो, ये डायरेक्ट ये जो है ना, ये डेटा जैसे कि हम उसमें सेट कर दिया हूँ 10 ही डेटा। अब जब ये फॉर्म फिलअप होगा, जब ये क्रिएट होगा, जैसे ही सबमिट करूँगा तो ऑटोमेटिक ट्रिम कर देगा, 10 कैरेक्टर ही भेजेगा मात्र, ठीक है। सिंपली मैक्स लेंथ हो गया, मतलब कितना लेंथ तक वो, कितना कैरेक्टर और कितना लेंथ तक एक्सेप्ट कैरेक्टर को वो कर सकता है, सिंपली। अब देखो इसमें डिफरेंट क्या होते हैं, इसमें अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें एक टाइप जैसे मैं अभी नंबर बताया, इसमें टाइप्स पासवर्ड भी होते हैं। तो पासवर्ड सिंपली न्यूमेरिकल फॉर्म को कंटेन करता है, एग्जैक्टली सेम एज इनपुट। वो जो है सिंपली जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है, सिंपली अगर समझो कि जैसे कि हम टाइप बता दिए टेक्स्ट, वो टेक्स्ट वैल्यू लेगा, नंबर वैल्यू लेगा, पासवर्ड वैल्यू लेगा। तो पासवर्ड दोनों होता है, टेक्स्ट नंबर दोनों, तो वो दोनों कंटेन करेगा।
और नेम से उसको हम एक नेम टैग दे देते हैं और साइज़ उसका पहले ही से डिफाइन कर देते हैं कितना बड़ा कितना कितना कैरेक्टर वो। तो सॉरी थोड़ा वेट कराने के लिए, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। जैसे कि अब एक और टेक्स्ट इनपुट होता है जिसको टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। टेक्स्ट फील्ड जैसे कि मोर देन 1 लाइन कंटेन करता है, ठीक है ना। मतलब जैसे कि यहाँ देख रहे हो HTML फॉर्म में तो ये सिंगल लाइन ही है, सिंगल लाइन। हम इसको ना बढ़ा सकते, ये जो भी अगर डेटा करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली डेटा जाएगा, ये फॉर्म का साइज़ ना बढ़ेगा ना घटेगा। देखते हो कोई भी वेबसाइट पे जाते हो तो उसमें बड़ा फॉर्म होता होगा, बड़ा सा स्क्वायर सा फॉर्म होता होगा, तो वो ज़्यादा ईजी रहता है उसमें डेटा इनपुट करने के लिए। तो इसीलिए उसमें एक टेक्स्ट एरिया होता है। तो सिंपली एक मैं नया क्रिएट करता हूँ, ठीक है ना। सिंपली एक नया इनपुट मैं क्रिएट करता हूँ, इसका मैं टाइप डाल देता हूँ टेक्स्ट एरिया। ठीक है, आई थिंक सॉरी बाय मिस्टेक। हाँ, सिंपली इनपुट टैग जो इनपुट है और डायरेक्ट में टेक्स्ट एरिया, तो इसमें टैग है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब टेक्स्ट एरिया का जो देखो, जैसे यहाँ बता रहा है टेक्स्ट एरिया एक नेम हो गया, और नेम में जैसे कि उसमें इनपुट पिछले वाले इनपुट टैग में बताया नेम डिफाइन करने कितना रो उसमें हो जाएगा, कितना कॉलम हो जाएगा, रैप क्या हो जाएगा, जो वर्चुअल होगा, जो टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली रैप करते हैं, मतलब कि वो लाइन से बाहर नहीं जाने देंगे, वो कंटेन अपने अंदर ही करके रखेंगे, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे सिंपली मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट एरिया को एक नेम दे दिया टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया का नाम दे दिया, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब इसमें दिखा रहा है कि रो भी डिफाइन कर सकते हैं, कॉलम भी डिफाइन कर सकते हैं। तो रो एंड कॉलम दोनों डिफाइन करता हूँ। रोज़ कितना हो गया, 10 देता हूँ, कॉलम समझो 40, ठीक है, दे दी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और बोल रहा है रैप क्या है, वर्चुअल। तो जैसे मैं बताया रैप वर्चुअल जैसे ही ऐड करते हैं हम फॉर्म में, तो वो जितने भी अंदर के जो उस टेक्स्ट एरिया के जितने भी जो डेटा होंगे ना, वो उनको खुद में कंटेन रखेगा ना, उसको अपने बॉर्डर से बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ। सिंपली रैप देखो, अब सिंपली जो है कॉलम पहले से डिफाइन हो गया, ठीक है। दिस इज द थर्ड डे ऑफ बूट कैंप। सो अब देखो, अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम एंटर मार के नेक्स्ट लाइन पे आ गए, फिर एंटर मार के नेक्स्ट लाइन डिफरेंट। तो ये हमको टेक्स्ट एरिया इतना अलाउ करता है। अब यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, अब इससे हम टेक्स्ट एरिया को बढ़ा छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो जितना जैसा डेटा अकॉर्डिंग है, जितना बड़ा डेटा अकॉर्डिंग है, उसके मुताबिक हम लोग साइज़ बढ़ा सकते हैं, और बाद में इसको बहुत कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है। वो नेक्स्ट अगला आगे का टॉपिक है, तो वो अभी बस बेसिक ये टेक्स्ट एरिया क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कंट्रोल बटन्स क्या होते हैं। जैसे कोई भी फॉर्म होता है, देखते हो कि वहाँ पे एलिमेंट्स तो होते हैं, साथ में बटन्स भी होते हैं, क्योंकि विदाउट बटन यू कांट डू एनी एक्शंस ऑन दैट फॉर्म। सो लाइक व्हेन यू फिल द लाइक यू फिल एनी फॉर्म, लाइक कॉन्टैक्ट अस। चलो एक वेबसाइट पे गए, भाई कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म मिल गया। अब वहाँ पे हम अपना नाम डाल दिए, फ़ोन नंबर डाल दिए, ईमेल डाल दिए। अब मान लो डाल दिया, वहाँ पर कोई सबमिट बटन ही ना हो तो क्या करोगे। सो इसलिए कंट्रोल बटन बहुत नेसेसरी होता है। अब बिना कंट्रोल, जैसे कि उस पर जब तक सबमिट बटन नहीं हो तो वो सिंपली वो फॉर्म यूजलेस होता है। इसीलिए कंट्रोल बटन वहाँ पे होता ही, जैसे सबमिट बटन। लाइक
जैसे कि मैं बता ही दिया कि कैसे फॉर्म सबमिट होता है ये सब, तो इसलिए हम लोग बटन्स भी यूज़ करते हैं। तो मैं भी बटन ऐड करना बताता हूँ कैसे। देखो, एक सबमिट बटन होता है, एक रीसेट बटन होता है, ठीक है। और रीसेट बटन को बाद में कनेक्ट करके, जैसे रीसेट सिंपली है, जैसे कोई भी डेटा डाल दिए और जैसे रीसेट बटन पे क्लिक किए वो डेटा रिमूव हो गया सर्वर से, तो वो बाद में फंक्शनैलिटी उस सब का रीसेट बटन का ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं बताता हूँ एक बटन कैसे बनाते हैं, ठीक है। सिंपली मैंने लिया एक और इनपुट टैग, ठीक है। टाइप क्या हो गया, मैं डाल देता हूँ सबमिट, ठीक है, हो गया। और नेम में सबमिट और मैं सेव कर दिया। तो यहाँ पे और भी डिफरेंस बताया इसमें वैल्यू। अब नेम से तो आईडी डिफाइन हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो सबमिट क्वेरी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। सबमिट क्वेरी ये क्लिक जैसे कर रहे थे कि रिस्पांस ये ढूंढ रहा है कि कोई रिस्पांस है, कोई डेटा भेजना है, तो ऐसा कोई डेटा है नहीं क्योंकि अभी तक इसको बैकएंड से या सर्वर से लिंक नहीं है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट रिफ्रेश हो रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वैल्यू क्या होता है, वैल्यू मैं खुद करके दिखाता हूँ, खुद पता चल जाएगा वैल्यू होता क्या है इसमें, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं नेम सबमिट किया और वैल्यू ऐड करता हूँ, ठीक है, नाम डालता हूँ सबमिट BUTTON बटन, इसको मैं सेव किया। चलो देखते क्या होता है। सिंपली ये बटन का जो नेम होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब वैल्यू का मतलब वो बटन का टेक्स्ट नेम क्या होगा वही वैल्यू कंटेन करता है जो यूज़र को शो हो, ठीक है। एक और बटन बनाते हैं, ठीक है, जो रीसेट भी दिखाता हूँ मैं। इसको क्लिक कॉपी कर लिया, नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर दिया और टाइप में चेंज कर दिया रीसेट, ठीक है। नेम भी मैं रीसेट कर दिया और यहाँ इसको भी रीसेट सेव कर दिया। देखो रीसेट बटन कुछ काम नहीं कर रहा। लेट्स सी, चलो कुछ डेटा डालते हैं और देखते हैं मे भी कुछ काम कर रहे हैं। हाँ देखो काम कर रहा है, रीसेट बटन अपना काम कर रहा है। जैसे कुछ भी डेटा हम डालते हैं, ठीक है, इसमें भी डालते हैं, चलो ठीक है। और हम इसको रीसेट करते हैं। जैसे रीसेट क्लिक किए पूरा फॉर्म रीसेट हो गया, डेटा क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये मेरा ये सबमिट बटन और रीसेट बटन। और बाद में तुम इसको स्टाइल भी कर सकते हो, कैसा दिखता है, क्या बॉर्डर होना, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, तो CSS वाले पार्ट में सब बताया जाएगा कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। अब रेडियो बटन क्या होता है। रेडियो बटन मैंने बताया, जैसे कि मान लो कि कोई क्विज़ गूगल फॉर्म हो गया, तो गूगल फॉर्म में जैसे कि कोविड के टाइम जब जो बच्चे क्लास में थे तो स्कूल से काफ़ी मतलब स्कूल से कुछ फॉर्म्स आते थे क्विज सबमिशन का ये सब, तो उसमें देखते हो कि सर्कल सर्कल डॉट 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 बटन आता होगा, 4 ऑप्शन आता होगा, कोई एक ही सिलेक्ट। अगर हम चाहते थे दूसरा बटन 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने का, तो होता क्या था कि पहला वाला बटन से ऑप्शन हट जाता था, दूसरा जो रिसेंट क्लिक किया उस पर हो जाता था। तो वो मेनली रेडियो बटन जो होता है वो 1 टाइम क्लिक ही होता है, सिर्फ एक ही बटन सिलेक्ट हो ही सकता है उसमें, ये पहले से डिफाइन, इसीलिए वो बटन को बनाया गया है। सिंपली आगे मैं दिखाता हूँ बटन कैसे बताया, रेडियो बटन कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुमको ये चलो दिखाता हूँ, ये देखो एक पहले से दिख गया, तो मैं बना कर दिखाता हूँ सामने, ठीक है, जिससे तुमको बेसिक आइडिया हो जाएगा। तो मैं चलो सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से लाइन में ब्रेक कर देता हूँ। जैसे कि हर्षित बताया होगा, नया लाइन में क्रिएट करने के लिए ब्रेक कर दिया मैं, और सिंपली मैं इनपुट बताता हूँ टाइप रेडियो, ठीक है, वैल्यू रेडियो। सिंपली अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, सेव किया, और यहाँ पे देखो रेडियो बटन। अब वैल्यू नेम की जगह वैल्यू, अगर हाँ वैल्यू भी देना है, जैसे कि मेल, जैसे कि सिंपली जेंडर सिलेक्शन हो गया, तो मैं वैल्यू देता हूँ जिससे पता चले। हाँ ठीक है, सही, यहीं से मैं चेंज कर देता हूँ, वैल्यू हो गया सिंपली मेल, और इसका मैं कुछ नेम भी दे देता हूँ जिससे बाद में डिफिनेशन हो।
इसका भी डाल दिया, सिंपली डाल देता हूँ मेल, इससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा। सो लेट्स चेक। देखो यहाँ पे एक रेडियो बटन आ चुका है, ठीक है। अब वो दिख नहीं रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, किस लिए, वो दिखाता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ये माई वैल्यू तो वो कंटेन कर रहा है, अब मेल क्यों नहीं दिखाया, तो इसके हम उसके अंदर डेटा भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे देखो इनपुट टैग, यहाँ पे एक इनपुट टैग बना, फिर जैसे देखो यहाँ मेल टेक्स्ट लगाया और लाइन ब्रेक कर दिया, जिससे क्या हुआ कि वो रेडियो बटन के बगल में जाके एक मेल टेक्स्ट क्रिएट हो गया। मैं दिखाता हूँ कि अब मैं क्या किया, मेल लिखा और लाइन को मैं यहाँ से ब्रेक कर दिया कि न्यू लाइन, अब जो भी बनेगा न्यू लाइन स्टार्ट होगा। और सेम चीज़ मैं फिर से कॉपी किया और पेस्ट किया, रेडियो डाल देता हूँ, इसको फीमेल डाल दिया, वैल्यू भी फीमेल डाल दिया और इसी भी फीमेल डाल दिया, इसको मैं सेव कर दिया। चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सिंपली देखो 2 ऑप्शन क्रिएट हो गए। अब ये पूछोगे कि ये दोनों सिलेक्ट हो रहा है, एक क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है, तो ये जो लॉजिक जो होता है ना कि एक ही सिलेक्ट हो, तो वो जावा स्क्रिप्ट की मदद से जावा स्क्रिप्ट जब सीखेंगे तो उस पर लॉजिक भी देखेंगे कि दोनों में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो, जब एक सिलेक्ट हो तो एक पे से हट जाए, तो लॉजिक बाद में उसका लॉजिक कैसे बिल्डअप करते हैं वो भी देखेंगे, मतलब आने वाले क्लास में। तो सिंपली रेडियो बटन ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स नाम से ही डिफाइन हो जाएगा कि चेक बॉक्स होते क्या है। सिंपली चेक बॉक्स समझो लाइक जैसे तुम्हारा एग्ज़ाम सीट, जैसे कि तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर आया, वो क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना है, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आया लाइक व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, उसमें एक ऑप्शन है दिल्ली, एक ऑप्शन है पंजाब, एक ऑप्शन है हरियाणा, एक ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसी पे टिक लगाओगे ना, तो चेक बॉक्स से होता है, तो उस पर जाके पेन से क्लिक करते तो वो एक चेक बॉक्स ही, उसको चेक बॉक्स ही बोलते हैं। तो ऐसी चेक बॉक्स HTML फॉर्म्स में भी होते हैं, ठीक है। और चेक बॉक्स कैसे हो तो वो मैं दिखाता हूँ, कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। चलो नया क्रिएट करते हैं, इनपुट, फिर टाइप में बता दिया क्या है, तो ये है चेक बॉक्स, नेम बता दिया क्या है, बॉक्स, चेक बॉक्स, ठीक है। वैल्यू उसका क्या होगा वो भी चेक बॉक्स में डाल देता हूँ, कुछ अलग डालने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ना कुछ नहीं है, और इसको मैं बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चलो ब्राउज़र खोल के देखता हूँ, सेव कर दिया, यहाँ पे चेक बॉक्स क्लिक हो गया, देखो टिक, ब्लू टिक लग गया, दिख रहा होगा तुम लोग को, ब्लू टिक हो गया, ठीक है। और इसको मैं 2 बटन बनाता हूँ, 2 चेक बॉक्स बताता हूँ, ठीक है। उसमें एक और एलिमेंट होता है, एक और ऑप्शन होता है जो होता है चेक्ड अगर लगा दिया तो पहले ही से बाय डिफ़ॉल्ट ही एक ऑप्शन, देखो ये हुआ, एक सेकेंड, हाँ, तो वो चेक जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जब सर्वर पर लॉजिक क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली चेक होके एक ऑप्शन क्रिएट रहेगा, देखो यहाँ पे चेक बॉक्स ऑटोमेटिकली चेक। अब हमको टेक्स्ट कुछ लगाना है तो सिंपली क्या करो, यहाँ पे नाम लिख दो चेक बॉक्स 1, और यहाँ पे फिर एक ब्रेक टैग लगा देते जो न्यू लाइन पे क्रिएट हो, ठीक है। और यहाँ पे भी नाम डाल देते हैं चेक बॉक्स 2, ठीक है। इसको सिंपली सेव कर दिए और जाके फिर से देखते हैं। अब देखो लेट्स रीसेट करते हैं, यहाँ से हो गया, रीसेट हो गया ना। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये तुम्हारा चेक ही रहेगा, तुम इसको अनचेक बाद में कर सकते हैं, लेकिन जब वो पेज रिफ्रेश करो तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा जो ये डेटा होगा ना, देखो रीसेट कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा ये फॉर्म चेकड ही होगा। अब ये चेक्ड ऑप्शन हटा दो, ठीक है। अब देखो
देखो यहाँ से हट गया। तो ये सिंपली कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, जिसको हम यूज़ करके काफ़ी इजी टू यूज़ हो जाता है HTML फॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब जैसे मैं बताया ड्रॉप डाउन मेन्यू होता क्या। तो सिंपली कभी देखते होगे कोई भी पेज पे साइन इन करने का, चलो देखते हैं नया एक कोई ऐप, जैसे मान लो कि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे न्यू यूज़र साइन अप करने गया, तो अपना फ़ोन नंबर डाला और बगल में देखता होगा कि कंट्री कोड है। अगर मान लो उसका कंट्री का कोड अगर पहले से ही है तो सही है, नहीं तो वो उस पर क्लिक करता है तो एक लिस्ट खुलता है, तो उसी लिस्ट को हम लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं। उसमें हर कंट्री का कंट्री कोड होता है। तो सिंपली देखते हैं चेकबॉक्स बनाते क्या है। तो सिंपली जो एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो साइज़ हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो साइज़ क्या करते हैं ना, कितना बाय डिफ़ॉल्ट एक ही होता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तुमको एक डेटा डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो करते रहेगा, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है रेड। ठीक है ना, ठीक है। और मल्टीपल इफ सेट इज़ ट्रू देन एनी नंबर ऑफ आइटम में बी सिलेक्टेड, डिफ़ॉल्ट इज़ फॉल्स, मतलब कोई भी रैंडमली यहाँ पे कोई भी वैल्यू सिलेक्ट हो सकते हैं, सिलेक्ट हुआ रहेगा, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू फॉल्स ही रहता है, मतलब कुछ होगा नहीं उस पर। तो लेट्स क्रिएट इट सिंपली, नीचे मैं बना लेता हूँ। ठीक है, एक ब्रेक टैग लगा देता हूँ जो नया लाइन में क्रिएट करे, और ये जो होता है सिलेक्ट से स्टार्ट होता है। तो चेकबॉक्स बनता है, सॉरी, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनता है वो सिलेक्ट टैग से स्टार्ट होता है। अब देखो सिलेक्ट टैग, अब सिलेक्ट टैग दे दिया, अब इसका एक नेम दे दिए कि सिलेक्ट नेम दे दिया कुछ भी, ऑप्शंस। ठीक है, अब इसको मैं क्लोज कर दिया, तो अब क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली मुझे मिल गया। अब ये तो बन गया तुम्हारा सिलेक्ट मेन टैग बन गया। अब इसके अंदर जो हम लोग को दिखाना है वैल्यू, जब क्लिक हो तो क्या क्या वैल्यू दिखाए वो हमको डेटा इसमें डालना है। ठीक है ना, तो वो डेटा डालने के लिए मेरे पास होता है ऑप्शन टैग। ठीक है, चलो अब उसके लिए ऑप्शंस बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शंस क्रिएट, ऑप्शन क्रिएट किए। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे वैल्यू, सॉरी, ये जो वैल्यू है यहाँ पे देखो वैल्यू है, तो वैल्यू क्या डेटा है, मतलब प्री डिफाइंड डेटा, मतलब उसको एक टैग नेम दे दिए, वैल्यू हो गया। उसके अंदर जो डेटा हो गया हम पुट कर देंगे जो हमको शो करवाना है यूज़र को। तो वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू हम डाल दिए ग्रीन, सॉरी ग्रीन, इसमें डाटा डाल दिए ग्रीन। ठीक है, अब देखो हम लोग जब आईडी यूज़ करते हैं ना तो कुछ उसका बेनिफिट होता है। जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क से कुछ हमको बॉयलर प्लेट मिल जाता है। तो अगर मान लो कि हैसल फ्री वर्क नहीं करना है, शॉर्ट हैंड में चलाना है, तो एक ट्रिक मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि सेम लाइन को हमको डुप्लीकेट करना है, मतलब बार बार कॉपी पेस्ट, तो इस लाइन पे एंड में जाके और इसको कंट्रोल प्लस डी, सॉरी, और एक मिनट, ये भी मेरे में एक, हाँ शायद मेरे में पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा, लेकिन चलो नहीं काम कर रहा तो ऐसे ही करता हूँ। इसको कॉपी कर लेता हूँ 2-4 बार, नाम और फिर वैल्यू मैं चेंज कर दूंगा, रेड, येलो, वाइट। ठीक है, यहाँ भी सेम चीज मैं चेंज कर देता हूँ, रेड, और यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ येलो, यहाँ भी चेंज कर देता हूँ मैं वाइट। सो इसको मैं सेव करता हूँ। चलो ब्राउज़र में देखते हैं कि कुछ क्या चेंजेस आए कि क्या हो। देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक रैंडम वैल्यू एक है, तो अब यहाँ एक मेरा ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे जब मैं क्लिक किया देखो डिफरेंट ऑप्शन मेरे पास आ गए। इसमें मैं सिलेक्ट किया, ग्रीन था, रेड पे किया, रेड हो गया, येलो पे किया, येलो हो गया, वाइट पे किया, वाइट सिलेक्ट हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी एक सिलेक्शन होता है। तो ऐसे हम लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करते हैं। ठीक है, और जैसे मैं बताया साइज़ होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही सिंगल वैल्यू कंटेन करता है, और जो मल्टीपल जो होता है वो अगर ट्रू होता है तो वो कोई भी एक रैंडम को उठाकर सिलेक्ट करता है, नहीं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स ही होता है। चलो
अब जैसे मैं बता दिया तुम लोग को आज का प्रैक्टिस एक्सरसाइज कल मुझे दिखाना, सबमिट करना, तो तुम लोग को इस टाइप का कुछ बनाना है। अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सिंपल, एक सिंपल टेक्स्ट तुमको लिखना है, ठीक है। नेम फॉर्म बनाना है तुम लोग को, सिंपल नेम बनाना है, एक इनपुट टैग होना चाहिए और एक रेडियो बटन का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये कल सबमिट करना, एक गूगल फॉर्म दे दूंगा मैं, और उस पर तुम जाके अपना नाम और डेटा गूगल फॉर्म में ग्रुप में डाल दूंगा, और वो तुम उनको बना के जमा करना, ठीक है। फिर देखूंगा कौन ज़्यादा बेटर बनाता है, ठीक है। एक और बट अगर नेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा तुम लोग को, दिख भी जाएगा, फिर भी ट्राई करना खुद से बनाने का, ठीक है। तो आज का सेशन जो सिंपल गूगल फॉर्म्स होते हैं, क्या बनाया उस पे था। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग करेंगे ना, HTML के कुछ एडवांस्ड, कल जो क्लास होगा एडवांस टैग पे डिस्कशन करेंगे, HTML APIs पे डिस्कशन करेंगे, और थोड़ा बहुत CSS पे, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हम लोग होगा पूरा CSS पे करेंगे, ठीक है। और फिर सिंपली हम लोग बनाना सीखेंगे कैसे एक सिंपल सा लैंडिंग पेज सुंदर सा अच्छा सा बनाया जाए वो, ठीक है। अब किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? मैं तब तक वेट करता हूँ। या अगर बटन टैग भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बटन टैग नॉर्मल सिंपल सा एक मैं दिखा देता हूँ बटन टैग क्या होता है। बहुत सिंपल सा है, सिंपल एक बटन टैग बाय डिफ़ॉल्ट देता है। बाय डिफ़ॉल्ट बटन टैग क्रिएट हो गया और इसमें डाल दिए क्लिक मी, ठीक है। तो जैसे अगर बटन टैग यूज़ इजी लग रहा है बटन टैग भी यूज़ करो, लेकिन ओह सॉरी, बटन सिलेक्शन फॉर्म से मैं बाहर डाल देता हूँ क्योंकि उसके अंदर चला गया था और इसको मैं सेव किया, ठीक है। देखो यहाँ पे एक न्यू बटन क्लिक होगा, क्लिक में,
ठीक है, सिंपली। तो बटन टैग भी यूज़ कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ये है कि ऑफिशियली ये फॉर्म का कुछ एलिमेंट्स है तो उसको हम लोग